हेलो एवरीवन। देखिए ध्येय आईएएस का ये सेकंड टेस्ट पेपर है और जो भी यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस की तैयारी करें उनके लिए ये बेनिफिशियल है। वैसे खास करके यूपीपीसीएस, क्योंकि मैं समग्र तैयारी में विश्वास रखती हूँ। एक पेपर को निकालने से कुछ नहीं होता, तो आप ऐसे तैयारी करोगे ना तो ये आपकी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ये देखिए एनसीईआरटी पे बेस्ड टेस्ट है। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर से चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट अपने क्वेश्चन को। देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और संबंधित विद्वान, निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन तथा मोल्टेन, वायव्य राशि परिकल्पना जीन्स एवं जेफरीज, ग्रहाणु परिकल्पना लाप्लास, ज्वारीय परिकल्पना कांट। देखिए जो आपका ए है निहारिका परिकल्पना, इसको लाप्लास ने मतलब विद्वान ने बताया है ना, इन्होंने, ठीक है। वायव्य राशि इसको कांट साहब ने बताया, ओके, जो कांट विद्वान है उन्होंने। और आपकी जो ये ग्रहाणु परिकल्पना है इसको चैम्बरलिन तथा मोल्टेन जी ने। तो फिर जीन्स एवं जेफरीज को तो हो ही गया, तो A3B4 हाँ ये हो जाएगा डी, ओके। इसको तो काफ़ी बार आपने सुना ही होगा। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। यहाँ पर हमें असत्य को बताना है, सत्य नहीं बताना है। इसको आंसर में आप देखिए स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जब आप टेस्ट सीरीज को अटेंड करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं इसमें अभी ये क्वेश्चन करवाने के बाद इसकी पीडीएफ को भी साथ में ही सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का हैंडल मैंने पहले गलती से कुछ और बना लिया था, तो इसलिए वो रिसोर्स पॉइंट के नाम से सर्च नहीं होता। तो आप जब @ और नॉर्मल ANJEL एंजल, ठीक है, @angel351 ये सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर @resource UPPSC से मिल जाएगा। उसका हैंडल अभी सही करना है, टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसका हैंडल सही कर लूँगी, इसकी वजह से वो सर्च में नहीं आता है। चलिए तो यहाँ पर जो असत्य है वो बताना है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक था तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा ज्योग्राफी में, तो इसमें असत्य बताना है। सभी को पता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है ये मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जैसे ये कह रहे हैं ना कि आरंभ में इनका आयतन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तीनों सही है, ये तो सही है कि यह उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और शनि ग्रह के मध्य, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कोशिश की है मैंने, PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है मैंने आंसर शीट को। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे हम चारों ऑप्शन को टाइम नहीं मिल पाता, अगर चारों को सॉल्व करनी उनके बारे में बताते हैं तो फिर ये टेस्ट से 2 से ढाई घंटे की चली जाएगी, है ना। वैसे इसका पहले आंसर बता दें, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य, तो उससे आपको मदद मिल जाएगी, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करती हूँ, बन जाता है तो ठीक है, वरना तो वही। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकत्व। देखिए वैसे तो हम सभी पढ़ते हैं, जब भी ज्वालामुखी पढ़ाया जाता है तब पता चल जाता है कि जो प्रत्यक्ष जानकारी का साधन है वो ज्वालामुखी। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपको पता है कि उसके आसपास जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, लावा के रूप में जो राख, गैस, वाष्पीकरण या जो भी गैसें निकलती हैं उनके बारे में जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च करते हैं। उससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भी कैसी चीज़ें हैं, क्या बनावट है ना। तो ज्वालामुखी, बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो आप आंसर शीट से देख लोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है। तो
भूकंप का प्रभाव क्या क्या होता है, तो इसमें धरातली विसंगति भी होती है, मृदा द्रवण, सुनामी। जब भूकंप आता है तो इसके लिए फिर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। जैसे बांधों का टूटना, तटबंधों का टूटना, धरातली झुकाव हो जाना। जब भूकंप आता है तो ज़मीन झुक जाती है ना कहीं कहीं की, वो सभी हो जाता है। ओके, यहाँ पूछ रहे हैं 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य हैं। महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थलमंडल कहलाता है। तो देखिए DIS की ये अच्छी बात है कि लोग मेहनत बढ़िया से करते हैं और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ठीक ठाक बनाते हैं, और भी कोचिंग सेंटर की ठीक ही ठाक रहती हैं। बट अब देखिए ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, जब हम लोग क्या बोलते हैं ओशियनोग्राफी, या हाँ ओशियनोग्राफी, जैसे समुद्रों के बारे में पढ़ाते हैं, अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो ये बात वहाँ बताई जाती है। अब अगर इसको ध्यान से किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आगे क्या कह रहे हैं। महाद्वीपों की तुलना में, तो महाद्वीप कौन से हो गए, वो जगह स्थलमंडल जहाँ पर लोग रहते निवास करते हैं। महासागर, तो महासागर हो गए कि नीचे जो उसके महासागरों के नीचे की जो मोटाई है वो कम होती है ना। तो यहाँ पर असत्य बताया है, तो इसके लिए डी हो जाएगा। ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, यानी ये भी सत्य है और ये भी सत्य। अगर सत्य पूछते तो दोनों हो जाते, क्योंकि असत्य पूछा है तो फिर दोनों हो गए कि असत्य नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, ये फैक्ट का नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत ही टिक कर दोगे। तो DIS ठीक रहता है अगर फिजिकल फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जा रही है। मार्केट में आई थिंक 400-500 की टेस्ट सीरीज़ आती है। अगर आप कहीं डिस्टेंस में हैं तो फिर आपको 900-1000 तक की पड़ेगी। अगर ऑनलाइन लेना चाहते तो ले लें, ऑनलाइन भी ठीक है। फिजिकल फॉर्म में हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाती है। मैंने फ़िलहाल फिजिकल फॉर्म में ले लिया है, अब मैं आगे से ऑनलाइन ही ले लिया करूँगी, जैसा भी होगा देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन बढ़िया से ज्योग्राफी के खास करके बढ़िया से रहते हैं। चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश या भारत। देखिए यहाँ पर पूछ रहे कि बहाव क्षेत्र यानी कि जहाँ से नदी निकलती है और बहते हुए जिस क्षेत्र से निकलती वहाँ पर, तो वैसे भी तिब्बत तो रहेगा, क्योंकि तिब्बत से जब ये निकलती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता, तब वहाँ पर यारलुंग रहता है। यारलुंग जंगबो, ठीक है। इसके बाद में जब ये भारत में प्रवेश करती है ऐसे टर्न होके फिर इधर को, है ना, अरुणाचल प्रदेश से, तब इसका नाम ये ब्रह्मपुत्र मतलब पड़ जाता है। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और भी हैं तीस्ता, कामेंग, ऐसे करके 3-4 और नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र का जो बहाव क्षेत्र हो गया, तिब्बत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया। आपका बच रहा है भूटान, ये नहीं होगा। ओके, चलिए आइसोनेफ रेखा है बर्फ़ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाले रेखा। बी समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। सी किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा। या डी मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, है ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगी, आइसोनेफ रेखा। डिटेल आप उसमें देख लीजिएगा PDF में, क्योंकि डिटेल बताने से फिर क्वेश्चन कम हो पाते हैं, टाइम बहुत हो जाता है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ये देखिए GS है, GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और IR, गवर्नेंस सभी मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। इससे क्या रहता है कि सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है ना। हमें पता भी रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या बनता है, उनके पूछने का तरीका क्या होता है ना। सेकंड पूछ रहे हैं कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हमें इनमें से कौन सा से सही है ये बताना है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है ना। और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कथन कारण का है, रीजनिंग असर्शन जिसको बोलते हैं, कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है, कारण कह रहे हैं
भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। तो जैसे अमेरिका में क्या है कि जो राज्य हैं, मतलब जिससे मिलके अमेरिका का संघ बना है, तो अपने यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। वहाँ क्या है कि राज्यों के अलग अलग हैं। तो ये मतलब बोल रहे हैं एकीकृत, तो अपने यहाँ तो एक ही है, प्रधान सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर उसने किसी चीज़ में फ़ैसला दे दिया तो इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब उसके बाद उसका फैसला ही सर्वमान्य है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों में ये होता है कि क्षमा करने वाला जो राष्ट्रपति के लिए है वो एक अलग बात है, पर जो फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई और कोर्ट है नहीं। तो ये उसी के बारे में बात करें कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली है की व्यवस्था है। तो इसमें आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि दोनों ही एक दूसरे की मतलब सही व्याख्या कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? ऑप्शन ए कह रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित न करना। बी, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना। सी, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। ओके, तो देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपने देखा होगा कि कभी भी विधायिका न्यायपालिका को जाके कोई भी रूल या नियम नहीं बताती है। सुझाव देना अलग बात है, पर न्यायपालिका अपने ही तरीके से कार्य करती है। पहला भी सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल जब उन्हें नियुक्त किया जाता है तो उनका होता है कि ये जज इतने महीने में या इतने साल में कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा। न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है तो उसके लिए न्यायालय ने दंड की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ये अच्छी बात है ना। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर को, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, केवल महिलाओं के चुनाव में वोट देने का अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पहले कॉमन सेंस लगाइएगा, गेस कीजिएगा कि क्या इसमें हो सकता है। इसके बाद में मैं आंसर बताती हूँ। पहले सोचने से क्या होता है कि हाँ, हम गेस वर्क से उसके एकदम पास में पहुँच जाते हैं। देखिए, केवल महिलाओं के लिए चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, है ना, ये कट गया। देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, तो समस्त मतलब फिर वो वयस्क नहीं हुआ, वयस्क ही तो देता है ना। नागरिक तो सभी हैं पर वयस्क, तो फिर आपका यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या हो गया? बी, 12 का बी। इसकी PDF में शेयर कर दूँगी, तो इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन वो आप पढ़ लीजिएगा। पूरा बताऊँगी तो 1-2 मिनट चले जाएंगे। फिलहाल यही सही है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है जब चुनाव होते हैं ना। इसके बाद में बी क्या कह रहे हैं? कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होते हैं। सी, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं। डी, उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हों जितने प्रतिशत उसमें वोट मिलते हैं। इसको भी थोड़ा सा पहले गेस करिए कि किस ऑप्शन पर आप जा रहे हो, है ना। देखिए, आप जब देखते हैं ना कि अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त हो, उसका परसेंटेज नहीं, लेकिन जितने भी हैं उनसे अगर ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं तो वो व्यक्ति विजयी घोषित हो जाता है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो आप अपने लॉजिक से पहले सोचिए कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था उदारवादी है, लिबरल है, मतलब उसमें छूट है, ज़्यादा नियम कायदे कानून नहीं है, बहुत उद्यमियों को परेशान नहीं किया जा रहा है, तो वही सबसे अच्छे से कार्य करती होगी ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। पूंजीवादी, कैपिटलिज्म, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है। तो आप पहले थोड़ा सा गेस करिएगा कि कौन सा सही होगा। यहाँ कह रहे हैं कि उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। नहीं, ये तो खुद ही अपने आप में समझ में नहीं आ रहा है। इसका बी सही हो जाएगा।
क्योंकि जो पूंजीवादी लोग होते कैपिटल सोच वाले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वस्तुओं को इतना खपाना चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहे और पूंजी बनती रहे, कैपिटल बनती रहे, है ना। वो ऐसा कभी नहीं सोचते। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कथन कारण है। ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई। ठीक है। कारण, इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। अब हमें इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, इसका जो ये कथन कि स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, ये तो बात सही है, क्योंकि जब आपको पता है कि रियासतें स्वतंत्र हुई तो ये रियासतों के जो राजा महाराजा थे उनके पास बहुत बहुत भूमि थी। मतलब अब जो छोटे खेतिहर मजदूर किसान थे उनके पास तो भूमि की कमी थी, तो फिर बराबरी कैसे लाई जा सकती है। तो परिवर्तन करना था। जो वास्तविक जोतदार थे, जैसे कि राजा महाराजा, उनसे ले लेते थे गिरवी रखने पर या कर्ज देने पर, वो वापस नहीं कर पाते थे, तो उसको करना था। तो इसमें बी सही आएगा। ठीक है, ए नहीं सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। देखिए, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है ना। तो इसमें से दोनों ही सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 80 नंबर कह रहे हैं कि सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। बी, वह जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। सी, वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिक दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है। बार, नॉट, जूल या ओम, है ना। इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है, तो यहाँ पर बार हो जाएगी आपकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, उपरोक्त में से कौन सा से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य में निवेश भी मानव पूंजी के स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश पहला, तीसरा, ऐसे आप करेंगे मेरे ख्याल से सभी हो जाएंगे। सूचना में निवेश, ये भी मानव पूंजी का निर्माण करते हैं ना। सरकार शिक्षा पे निवेश करती है, लोग शिक्षित होते हैं, फिर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं, फिर अच्छी खासी अमाउंट में पैसा भी कमाते हैं, फिर अच्छा खासा अमाउंट में टैक्स भी देते हैं। तो इससे सरकार निवेश ही तो कर रही है, अपने लिए पूंजी बना रही है ना। इसलिए सरकार ऐसा करती है, वरना क्यों करेगी सरकार, है ना। ओके, 21 में चलते हैं। हाँ, ये 20 था, 21 कथन कारण का है। समझ ही गए होंगे अभी कथन और इसके बाद कारण। ठीक है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। अच्छा, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। ठीक है। वैसे यहाँ पर जो अभी कथन है ये तो सही है और इसका कारण गलत है। ठीक है, तो फिर ये सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो मैं भेज ही दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा, है ना। पूरा बताऊँगी तो बहुत टाइम जाएगा। निम्नलिखित में से किसी यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था। मार्को पोलो, अल-मसूदी, सुलेमान या इब्न बतूता। भारतीय राजा मतलब उस समय गुर्जर प्रतिहार थे ना, गुजरात के तट के तरफ, है ना। तो उसमें ये अल-मसूदी साहब ने कहा था। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ओके। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। देखिए, तो जो ये कह रहे हैं ना कि राष्ट्रकूट, वो राजा राष्ट्रकूट ही थे, पर ये कृष्ण प्रथम थे। आपने सुना ना कि कृष्ण प्रथम कृष्ण द्वितीय वो थे, ये अमोघ वर्ष नहीं थे यहाँ पर। तो ये 2 गलत हो जाता है, तो अपने आप में पहला सही हो जाता है। हाँ, ये विष्णु के भक्त थे, आदिवराह की
मतलब उपाधि धारण की थी। पर इन्होंने जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है ना, इन्होंने नहीं, राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए 24, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? इसको हमने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कराया, किसी टेस्ट सीरीज में आया था, मुझे याद है। क्योंकि आपको पता है कि अम्बेडकर जी का जन्म वो एमपी के ज़िले इंदौर में हुआ था। एमपी में जो एक ज़िला है इंदौर, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद में वो ज़्यादातर कार्य और इसके बाद शिक्षा दीक्षा के बाद में पुणे महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो फिर वहाँ मराठी की वजह से, मराठी वहाँ की क्योंकि मदर टंग है, तो फिर मराठी में ही छपती थी ये पत्रिका। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? मध्यकालीन कवि रचना है मुल्ला दाऊद, चांदायन, अमीर खुसरो, आशिका, सोमनाथ, राग विबोध या उपरोक्त सभी। एक युग्म सही सुमेलित है, एक इतने सारे में है ना। तो आपको बता दें कि इसमें से सभी सही सुमेलित हैं, एक नहीं सभी सही सुमेलित है। ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ 27 क्या कह रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सूरत की संधि से। तो आपको अगर ये आइडिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, तो फिर आप मतलब यहाँ कर ले जाएंगे। तो ये युद्ध ही 75 में स्टार्ट हुआ था, तो फिर सूरत की संधि से कैसे समाप्त हो सकता है? ओके। ये 82 तक चला था, तो फिर ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए, इसमें जो ये कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है। इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने नहीं की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी या राजाराम, है ना। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी को प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी या शांति एवं स्थायित्व। तो इनमें से आपको कूट करके फर्स्ट पहला और चौथा, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 या उपरोक्त सभी, है ना। तो 1, 2 और 4। बेरोजगारी तो सब जगह है, थोड़ी बहुत, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसमें तो पलायन कम होता है। पर और प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, शांति एवं स्थायित्व, है ना। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर, झील, टोरंटो, शिकागो, डुलुथ, डेट्रॉयट। देखिए, बना क्वेश्चन, मैंने डेट्रॉयट को कितना पढ़ाया है, कितना बताया मैपिंग में, डुलुथ को बताया है ना। अब देखिए, ऐसे ही बनता है। अगर आप में से कई लोग नए जुड़े हैं और आपको नहीं पता है, तो आप @angel ANJL 351 करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर डेट्रॉयट जो है ये इरी झील के पास स्थित है, ह्यूरॉन नहीं। ठीक है, गलत हो जाएगा। मेरे मैपिंग के कुछ ही वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं मैपिंग नहीं करा पाई अभी फ़िलहाल, मैंने रोका है, मैं उसे कराऊंगी। 1-2 लोगों ने बोला था कि आप पहले इंडियन मैपिंग करा दीजिए, इसके बाद में इसको कराइएगा, वरना मैं पूरे उसके कराती। पर मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो बता ही दिया है पूरा। और ये शहरों को भी बहुत अच्छे से साफ बताया पॉइंट में। मैंने बहुत ज़्यादा लेखा जोखा नहीं तैयार किया है, फैक्ट लेके बताया है और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैपिंग की लिस्ट भी बनी है, आप रिसोर्स UPPSC को यूट्यूब पे सर्च करोगे या केवल आप @angel कर लोगे तो आ जाएगा। और मैं बहुत नहीं बताती हूँ बार कि जिसको ज़रूरत होगी कर लेगा, जिसको नहीं ठीक लगेगा कोई बात नहीं, है ना। देखिए कितने आसानी से बन जाते हैं क्वेश्चन। चलिए।